जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज़ में, जिसमें लोग पीटी 365 पर्यावरण कर रहे हैं। तो पिछले या इसका दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो पहला वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। और इससे पहले हम लोगों ने राज्य व्यवस्था एवं शासन का पीटी 365 कर लिया, तो अगर वो भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और वीडियो को देखिए। तो यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स किए थे जो कि सुर्खियों में रहे थे, जिसमें जलवायु परिवर्तन के अंदर कई सारे टॉपिक थे तो इसमें आज शुरू होगा 1.2.4 से। तो चौथा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC। तो यहाँ से आज हमारा टॉपिक शुरू होगा, मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UN ओशियन कॉन्फ्रेंस। और शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग अब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें और इससे अच्छा कंटेंट आपको मिल सके और आपका एग्ज़ाम में इससे मदद हो। आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UN ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC। आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी यह पहल कैसी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र है। इसका शीर्षक है आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। इसे केनिया और पुर्तगाल की सहमेजबानी से लिस्बन में आयोजित किया गया था। द्वितीय UNOC के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, यह क्या है। तो प्रथम UNOC 2017 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी फिजी और स्वीडन ने की थी। द्वितीय UNOC का मुख्य निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला देखते हैं। तो भारत ने तटीय स्वच्छ समुद्र अभियान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य करने की भी घोषणा की। इसके एक भाग के रूप में विश्व के 150 से अधिक देशों ने महासागरीय आपात को दूर करने के लिए विश्व आधारित और नवाचारी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने हेतु सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है। यह सहमति सतत विकास लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन के क्रियान्वयन का समर्थन करती है। यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2023 के अनुरूप है। पेरिस समझौते 2015 और ग्लासगो जलवायु समझौते को लागू करने के विशेष महत्व पर बल दिया गया है। यह महासागर की बेहतरी, उत्पादकता, संधारणीय उपयोग और सहन क्षमता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भाग लेने वाले देशों ने 2030 तक समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वैश्विक महासागर के कम से कम 30% भाग के संरक्षण या सुरक्षा और अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है। यूनेस्को ने इस सम्मेलन के दौरान अपनी प्रमुख रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ओशन प्रायोगिक संस्करण जारी की है। तो UNOC के दौरान की गई प्रमुख प्रतिबद्धताएं कौन कौन सी है, आइए यह देख लेते हैं। तो 2030 तक 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना या उनमें वृद्धि करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, समुद्र का अम्लीकरण, जलवायु लचीलापन परियोजनाओं पर अनुसंधान और निगरानी, नियंत्रण और पर्यावरण हेतु धन आवंटित करना, वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना, यह सभी इसका लक्ष्य रखे गए। अगला न्यूज़ जो सुर्खियों में था, इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज IRMIB। तो देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो भारत ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज IRBM लॉन्च करने की घोषणा की है। तो IRMIB के बारे में यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। किसने तैयार किया। तो IRMIB को ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग के सह नेतृत्व में विकसित किया गया है। IRMIB का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से रिक्तता को भरना। तो कौन कौन से उपाय है देख लेते हैं। तो मौजूदा बायो रिफाइनिंग मूल्य श्रृंखला में कमियों और चुनौतियों की पहचान करें।
करके फिर मिशन का समर्थन करने के लिए 8 प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देकर मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके समग्र पथ का मार्गदर्शन करके फिर मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज MIB मिशन। तो यह क्या है देख लेते हैं। तो MIB मिशन इनोवेशन MI के तहत 7वां मिशन है। इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है तो अगले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में RD&D के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को बढ़ावा देना। सदस्य देश कौन कौन से हैं तो सह नेतृत्व भारत और नीदरलैंड कर रहा है इसका। मिशन के कोर सदस्य कौन कौन है तो ब्राज़ील और कनाडा है। मिशन सहायता समूह कौन है तो यूरोपीय आयोग और UK हैं। उद्देश्य क्या है इसका तो इसका उद्देश्य एकीकृत बायो रिफाइनरियों के व्यवसायीकरण में तेज़ी लाने के लिए नवीन समाधानों का विकास और प्रदर्शन करना। लक्ष्य क्या है तो 2030 तक 10% जीवाश्म आधारित ईंधन, रसायन और सामग्री के बदले जैव विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना। यह पहल 8 सहयोगी कार्रवाइयों को प्राथमिकता देती है। यह कार्रवाई निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित है। तो कौन कौन सा 3 स्तंभ है देख लेते हैं। तो अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना, पायलट योजनाओं और प्रदर्शनों में तेजी लाना तथा नीति निर्माण और बाजार की स्थितियों में सुधार करना। मिशन इनोवेशन MI के बारे में क्या है तो सदस्य देख लेते हैं। इसका भारत इसका सदस्य देश है। MI स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने का एक वैश्विक पहल है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन RD&D में कार्रवाई एवं निर्देश को प्रोत्साहित करने की दशकीय योजना बनाई गई है। तो मिशन इनोवेशन MI के 7 मिशन कौन कौन से हैं तो क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर फ्यूचर, जीरो एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज और मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज MIB। तो इसके प्रमुख मिशन 7 ये हैं। फिर MI में 22 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इस मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू हुआ था। इसके दूसरे चरण को 2021 में शुरू किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं संबंधित सुर्खियाँ। नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसका उद्देश्य एविएशन उपायों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन का समर्थन करना। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म, यह क्या है तो हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म फ्यूल सेल एवं हाइड्रोजन जॉइंट अंडरक्रिंग FCHJU तथा मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को अनुकूलित करने वाली एक वैश्विक पहल है। इसके लिए एक ऑन साइट उत्पादन और उपयोग पर बल देता है। साथ ही यह नवीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और भौगोलिक पहचान को बनाए रखने हुए जल की अधिकता वाले क्षेत्रों के उपयोग पर भी बल देता है। अगला न्यूज़, मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। मिशन लाइफ के बारे में उद्देश्य और कार्यान्वयन इसका क्या है तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के COP26 पक्षकारों का सम्मेलन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसका लक्ष्य क्या है तो 2022 से 2027 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही हेतु कम से कम 1 अरब भारतीय और अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबंद करना इसका उद्देश्य है। भारत में कम से कम 80% गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन की अवधि क्या है तो यह 5 वर्षीय कार्यक्रम के रूप में चलेगा। इसके तहत हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में 3 मुख्य बदलावों
को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। 2022-23 में मिशन के तहत चरण 1 पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यान्वित इसका क्या होगा, तो नीति आयोग पहले वर्ष में मिशन लाइफ को सहायता और बढ़ावा देगा। इसके बाद इसे MOEF एंड CC द्वारा कुछ बदलावों के साथ लागू किया जाएगा। विजन क्या है इसका, तो इसका विजन एक ऐसे जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि ना पहुंचाए। ऐसे जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल P3 कहा जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने P3 मूवमेंट प्रस्तुत किया है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। इसके अंतर्गत 7 श्रेणियों की तहत जीवन शैली से संबंध 75 प्रथाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो यह देख लेते हैं। फिर आगे इन्फोग्राफी में क्या क्या है, तो मिशन लाइफ दृष्टिकोण के 3 चरण, कौन कौन से 3 चरण है यह देख लेते हैं। मांग में बदलाव, दुनिया भर के लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल किंतु प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपूर्ति में बदलाव, व्यक्तिगत स्तर पर मांग में व्यापक बदलाव ताकि हितधारकों की मांगों में बदलाव के अनुरूप आपूर्ति तथा खरीद को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नीतियों में बदलाव, औद्योगिक और सरकारी नीतियों में व्यापक पैमाने पर बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका उद्देश्य भारत एवं दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके संधारणीय खपत और तथा उत्पादन का समर्थन करना होना चाहिए। प्रत्येक चरण की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से अगले चरण में अपनाई जाती है। साथ ही तीनों चरण प्रकृति के समान रूप से एक क्रम में कार्य करते हैं। फिर कार्रवाई की सूची कौन कौन सी है, तो 7 सूची देख लेते हैं। पहला, ऊर्जा की बचत, 19 कार्रवाई जैसे LED बल्ब का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना आदि। दूसरा, जल की बचत, 15 कार्रवाइयाँ जैसे ट्रिप या टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करने वाली संरचना का निर्माण करना आदि। तीसरा होगा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की खपत को कम करना। 11 कार्रवाइयाँ जैसे बांस से बने टूथब्रश का उपयोग करना, खरीदारी के लिए कपड़े से बने थैली का उपयोग करना आदि। चौथा हो गया संधारणीय आहार शैली अपनाना। इसमें 6 कार्रवाइयाँ हैं जैसे खाद्य अपशिष्ट से घर में खाद बनाना, स्थानीय रूप से उपलब्ध व मौसमी खाद्य को प्राथमिकता देना आदि। 5वां हो गया अपशिष्ट में कमी करना, मतलब स्वच्छता कार्रवाइयाँ। इसमें 15 कार्रवाइयाँ हैं जैसे पुराने कपड़े और किताबें दान करना, पुराने फर्नीचर की मरम्मत, उनका उपयोग आदि रिसाइकिल करना आदि। फिर छठा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। इसमें 9 कार्रवाइयाँ जैसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ लगाना, प्राकृतिक और जैविक कृषि प्रणाली अपनाना आदि। 7वां है अपशिष्ट में कमी लाना। इसमें 4 कार्रवाइयाँ हैं जैसे रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना व उन्हें उपयोग में लाना आदि। तो यह देख लें 7 श्रेणियाँ थी जो कि जीवन शैली से संबंधित 75 प्रथाओं को सूचीबद्ध किया गया है इसमें। अगला न्यूज़ रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में भारत ने शर्म अल शेख में आयोजित 47वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM या कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया है। गौरतलब है कि CBAM का प्रयोग यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया है। तो यह देख लेते हैं कि कार्बन बॉर्डर एग्रीमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। तो इसे आयरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्वीडन से आने वाली वस्तुएं शामिल है। ठीक है, तो यह देख लें ऐसे आपूर्तिकर्ता जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, आयात करने के लिए CBAM प्रमाण पत्र, मतलब उन्हें जरूरी है। फिर CBAM प्राधिकरण वार्षिक CBAM घोषणा पत्र। फिर आपूर्तिकर्ता यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुएं पर CBAM लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप दिया हुआ था, उस हिसाब से CBAM के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यह यूरोपीय संघ EU का एक योजना है। यूरोपीय संघ ने CBAM का विचार 2021 में प्रस्तुत किया था। इसके तहत 2026 से लौह इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली और हाइड्रोजन जैसे कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कारण मूल्य और कंपनियों द्वारा अन्यत्र भुगतान किए गए कीमत में अंतर को समाप्त करना है।
गौरतलब है कि यह EU मतलब यूरोपियन यूनियन की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETS का इसके घरेलू अनुपालन आधारित कार्बन बाजार के अधीन आने वाली कंपनियों से संबंधित है। CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 55% तक कम करने का योजना बनाया है। यह कदम यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप उठाया गया है। तो कार्य प्रणाली क्या है इसका? तो CBAM के तहत यूरोपीय संघ को आयातकों द्वारा कार्बन गहन उत्पादन के आयात पर उक्त उत्पादन के कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा। इस प्रमाण पत्र का मूल्य यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले नियमों के तहत उस उत्पाद का उत्पादन करने पर देय भुगतान के बराबर होगा। यदि किसी गैर यूरोपीय संघ के उत्पादक ने उत्पादन वाले देश में कार्बन उत्सर्जन के लिए पहले से ही भुगतान कर दिया हो तो यूरोपीय संघ के आयात कंपनी CBAM देयता में इस भुगतान की कटौती का दावा कर सकता है। CBAM के कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाना जाता है। CBAM के महत्व कौन कौन से? तो 5 महत्व है, देख लेते हैं कौन कौन। तो कार्बन लीकेज की समस्या का समाधान करने में सहायता, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाने में सहायक। जो देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं उनको अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने में सहायता, कार्बन लीकेज के कारण वैश्विक स्तर पर की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को प्रभावी होने से रोकने में सहायता और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत को कायम रखने में सहायक। फिर शब्दावली को जाने, मतलब कौन सा शब्दावली है देख लेते हैं। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स यह एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। यह जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देश से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। कार्बन लीकेज क्या है? तो कंपनी द्वारा जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देश में अपने उत्पादन गतिविधियों को स्थानांतरित करने को कार्बन लीकेज कहा जाता है। इससे जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी वैश्विक प्रयास नकारात्मक रूप से प्रभावी होते हैं। अगला न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने अपनी महासभा की बैठक में सोलर फैसिलिटी को मंजूरी प्रदान की है। सोलर फैसिलिटी के बारे में देख लेते क्या है। तो यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इसमें सौर परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके 2 वित्तीय घटक है, कौन कौन से? तो सौर भुगतान गारंटी कोष, यह कोष भुगतान की आंशिक गारंटी प्रदान करता है। यह कोष उन भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश को सक्षम करेगा जिन्हें वर्तमान में निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर अगला है सौर बीमा कोष। यह परियोजनाओं के राजस्व अर्जित करने से पहले के चरण में सौर विकासकर्ताओं के लिए बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करेगा। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसे 2015 में पेरिस में आयोजित हुए COP21 में लॉन्च किया गया था। यह सौर संसाधन संपन्न देशों और व्यापक वैश्विक समुदाय के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह टुवार्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है। 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना और 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। सदस्यता तो 92 देशों में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया था। ISA महासभा निर्णय लेने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसके 110 सदस्य हैं। ISA की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। ISA के तहत शुरू की गई पहले। तो ISA सचिवालय ने ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर I*C की शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ISA सदस्य देशों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करना है।
मिड करियर प्रोफेशनल के लिए ISS सोलर फेलोशिप इस सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशल और योग्य पेशेवर कार्यबल का निर्माण हेतु आरंभ किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG इसके आपस में जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया है। इसे ISA और विश्व बैंक समूह की साझेदारी में शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। तो इसका उद्देश्य अफ्रीका में ज़रूरतमंद बाज़ारों मतलब अंडर रिजर्व मार्केट में निवेश के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना है। इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को ISA के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। तो संबंधित सुर्खियां देख लेते क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बीच समझौता हुआ। MOU बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि ICAO के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार संगठन बनने का विचार भारत भी प्रस्तुत किया था। भारत इसका सदस्य है। विमान क्षेत्र लगभग 2.5% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। 2005 में भारत का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। यह याद रखिएगा, कोचीन हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है, देख लेते क्या है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन और पर अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था। इस अभिसमय को शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था। तो यह संस्था विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यालय क्या है। तो कनाडा को क्यूबेक प्रांत के मॉन्ट्रियल में मुख्यालय इसका। तो सदस्यता कौन कौन था। तो यह संस्था विश्व के 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित और निर्देशित है। इसके निम्नलिखित कार्य कौन कौन से। तो राजनीति अंतःक्रिया को जारी रखकर ICAO सचिवालय को सक्रिय बना रहा है। ICAO महासभा के माध्यम से सरकारों द्वारा निर्देशित और समर्थित नई वायु परिवहन नीति पर शोध करना तथा नवाचारों का मानकीकरण करना। ठीक है, अगला टॉपिक जो है न्यूज़ में रहा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल GEF सुर्खियों में क्यों रहा। तो 62वां बैठक GEF 7 का अंतिम बैठक होगी। इसके साथ ही 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद GEF 8 चक्र शुरू होगा। तो अन्य संबंधित तो यह GEF 7 के निम्नलिखित कार्य हैं। तो इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो विश्व के वनों, भूमि, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है। यह हरित शहरों का निर्माण करता है। यह संकटपन्न वन जीवों की रक्षा करता है और यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। GEF 7 के मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं। तो विश्व के नेताओं ने 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना को उलटकर उसकी पुनर्प्राप्ति हेतु प्रकृति के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति विश्व स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागर क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी। 29 दाता देशों ने प्रकृति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF 8 पुनर्प्राप्ति अवधि हेतु $5.33 अरब देने का वादा किया है। GEF 8 की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों एवं अपशिष्ट से जुड़े खतरों को दूर करने का प्रयास करेगा। साथ ही यह समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा। GEF परिषद के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो GEF का मुख्य शासी निकाय है। संरचना, इसमें GEF सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त 32 सदस्य शामिल हैं। 32 सदस्यों में 14 विकसित देश से हैं, 16 विकासशील देश से हैं। 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित अलग अलग अंतरालों पर बारी बारी से नियुक्त होते हैं। भारत वर्तमान में ऐसे एक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है जिसमें अग्रलिखित देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। यह कार्य योजना की समीक्षा और उसे स्वीकृति प्रदान करती है या सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। इसका कार्य क्या है। तो यह GEF द्वारा
वित्त पोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण एवं मूल्यांकन करती है। यहाँ पे वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में देख लेते क्या है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? GEF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह एकमात्र ऐसे बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरणीय स्थिति के भी सभी पहलुओं पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व का सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकासशील देशों को काम का समर्थन करना। इसके तहत 5 मुख्य क्षेत्र में शामिल हैं, जैसे जैव विविधता हानि, रसायन और अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तथा भूमि क्षरण। इसके सदस्य 185 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो GEF द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले फंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल शिप बैलास्ट वाटर ट्रीटी, UN लॉ ऑफ द सिटी ट्रीटी, नौवहन के लिए मार्पोल ट्रीटी, जहाज़ों के से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन तथा स्ट्रीलिंग फिश स्टॉक एवं अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का भी समर्थन करता है। GEF निम्नलिखित 5 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। तो कौन कौन से 5 मुख्य कन्वेंशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता कन्वेंशन UNCBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, पारा पर मिनामाता कन्वेंशन और स्थायी कार्बन प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, और अंतिम है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यह 5 कन्वेंशन है जिसके लिए GEF वित्त पोषित करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा प्रबंध कोषित कौन कौन सा है? तो विश्व जलवायु परिवर्तन कोष, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF, अल्प विकसित देश के लिए कोष, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF। तो SCCF में देखते क्या? तो SCCF को निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए 2001 में स्थापित किया गया था। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो आ जाएगा अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण, ऊर्जा परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन, आर्थिक विविधीकरण। 2022 से 2026 की अवधि के लिए GEF की नई जलवायु परिवर्तन अनुकूल रणनीति निम्नलिखित 2 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में SCCF संबंधी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहला है लघु द्वितीय विकासशील देश SIDs की अनुकूलन संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने में। फिर LDCF के बारे में दिया हुआ है। इसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों के समर्थन करने के लिए की गई थी। यह राष्ट्रीय अनुकूलन कार्रवाई कार्यक्रम NAPAS की तैयारी और क्रियान्वयन के वित्त पोषण के लिए एकमात्र मौजूदा निधि है। NAPAS के तहत अनुकूलन संबंधी कार्यवाहियों की दिशा में देश की प्राथमिकताओं की पहचान करने हेतु मौजूदा जानकारी का उपयोग किया जाता है। यह UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों में वक्र प्रयोग प्रोग्राम और राष्ट्रीय अनुकूल योजनाओं NAPs के कार्यान्वयन में भी सहायता करता है। फिर संबंधित सुर्खियों में क्या क्या देख लेते हैं। तो GEF लघु अनुदान कार्यक्रम GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम SGP वर्ष 2022 इस कार्यक्रम के 7वें परिचालन चरण का प्रतीक है। इसे MOEFCC, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिक समाज को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता से वे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाले अभियान, स्थानीय उपायों का विकास और उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं।
यह अन्य GEF परियोजनाओं और कार्यक्रमों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक इसमें 136 देशों की सहायता प्रदान की गई है। यह देश को $50,000 तक का अनुदान प्रदान करता है। सुर्खियों में रहे अन्य पहले मतलब अदर इनिशिएटिव्स इन न्यूज़, मतलब और कौन कौन से इनिशिएटिव न्यूज़ में रहे पिछले 1 साल के दौरान देखते हैं। तो जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्था फोरम, मेजर इकोनॉमिक फोरम MEF ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी। तो MEF बैठक में निम्नलिखित उद्देश्य थे। तो कौन कौन से उद्देश्य थे? तो पहले MEF के बारे में देख लेते हैं कि इसका सदस्य देश भारत है। जलवायु कार्रवाइयों को और मजबूत करके COP26 में हासिल की गई प्रगति को जारी रखना तथा रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना। MEF को 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मंच का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए प्रमुख उत्सर्जक देश, विकसित और विकासशील के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाना। MEF में भाग लेने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UK आदि। वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इस अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 80% हिस्सा है। बैठक में निम्नलिखित नई पहलों की घोषणा की गई है। कौन कौन सी पहल है? तो ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे, इसमें तेल और गैस क्षेत्र में मीथेन रिसाव, वेंटिंग, निकास और फ्लेयरिंग से निपटना आदि शामिल हैं। सामूहिक 2030 शून्य उत्सर्जन वाहन लक्ष्य और हरित नौवहन चुनौती। इसे परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चुनौती। इस पहल की घोषणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए की गई है। उर्वरकता दक्षता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास की घोषणा की गई है। भारत ने इस मंच के सदस्यों से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में WGES में हरित अर्थव्यवस्था के लिए मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। WGES संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रिम वैश्विक मंच में से एक है। यह मंच महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अगला है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM। भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। CEM 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। लक्ष्य क्या है? तो यह मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा कर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम GCEAF, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री USA के पीटर्सबर्ग में GCEAF की बैठक में भाग लेंगे। GCEAF अपनी तरह की पहली बैठक होगा। इसमें 30 देश भाग लेंगे। GCEAF वस्तुतः 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM 13 और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल MI7 का संयुक्त उपयोग है। इसकी मेजबानी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI वस्तुतः CDP एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की एक संयुक्त पहल है। SBTI निजी क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई का संचालन करती है। ऐसा यह विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य
निर्धारित करने के लिए संगठन को सक्षम करके करती है। SBTI 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अभियान के लिए बिजनेस एम्बिशन की प्रमुख भागीदार भी है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के वैश्विक संगठन का एक आह्वान है। यह कंपनी को शुद्ध शून्य विज्ञान आधारित उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल ZEVTC, इसका सदस्य देश भारत भी है। ZEVTC वर्ष 2020 में स्थापित एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशन व्हीकल्स को अपनाने की दिशा में तेजी लाना है। COP 26 में भारत की नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में ZEVTC के चौथे मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया था। यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार वाले देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों की एक संयुक्त मंच प्रदान करता है। यह ZEVs को अपनाने की दिशा में आने वाली चुनौतियों के समाधान में मदद करता है। साथ ही यह सभी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र, किफ़ायती और सुगम अंगीकरण को संभव बनाने का प्रयास भी करता है। अगला है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। LCCM, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI ने संयुक्त रूप से LCCM की घोषणा की है। LCCM एक अभ्यास आधारित लर्निंग कार्यक्रम है। लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में जलवायु कार्यवाही का नेतृत्व करने के लिए शहरी परिवेशों में क्षमता का निर्माण करना है। LCCM ने 5000 पेशेवरों को सक्षम बनाने तथा उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और शमन से जुड़े चैंपियन कारगर समाधानों के लिए तैयार करने की परिकल्पना की है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था ATI मैसूर LCCM कार्यक्रम की पहली डिलीवरी पर्यटन बनी है। फिर ग्रीन इवेंट टूल GET, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट GORD, UNFCCC सचिवालय और UNEP के एक ऑनलाइन ग्रीन इवेंट टूल GET का अनावरण किया है। यह मंच पर्यावरण के अनुकूल आयोजनों इवेंट्स की सुविधा प्रदान करेगा। इस मंच को पहली बार 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। GET का उद्देश्य आयोजनों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाली कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। इसमें आयोजनों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन के चरणों में उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करना ही शामिल है। अगला न्यूज़ है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS कार्यान्वयन योजना 2022 वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के अवलोकन और सुविधा की आवश्यकता वाले क्षेत्र में व्यापक कमियों की पहचान करना। यह प्रणाली वायुमंडल, भूमि और महासागर के वैश्विक जलवायु पर्यवेक्षकों की स्थिति का नियमित रूप से आकलन करती है। साथ ही इसमें सुधार के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसके सह प्रयोजकों में शामिल कौन कौन सा देख लेते हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO और अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग UNEP तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। अगला न्यूज़ में रहा ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA, इसके साथ संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील व जिंदल स्टील वर्क्स सहित 11 कंपनियों ने ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्रीज डिकार्बोनाइजेशन को लॉन्च किया है। विकार्बनीकरण वास्तव में मानव गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया है। यह गठबंधन का गठन वाली घोषणा पत्र के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नए गठबंधन का उद्देश्य कार्बन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन की महत्वाकांक्षाओं और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकार्बनीकरण मतलब डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना है। यह पेरिस समझौते के जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक हितधारकों के मध्य होने वाले संवाद को मजबूत करेगा।
साथ ही यह उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का भी समन्वय करेगा। इसकी पहली बैठक COP 27 के दौरान आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, अगला न्यूज़ रहा जलवायु शमन और अनुकूलन, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन। इससे पहला न्यूज़ रहा भारत का अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इंडियाज अपडेटेड NDCs। तो सुर्खियों में क्यों रहा था? हाल ही में भारत ने अपने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NCDs को UNFCCC को भेज दिया है। तो यहाँ पे NDCs के बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेते पहले इसे। तो पेरिस समझौता के तहत प्रत्येक देश को 2020 के बाद की अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करके तथा उसे प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज के दौरान सदस्य देशों में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत पक्षकार देशों के 2022 के अंत तक अपने NDCs के तहत 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पुनर्विचार करने तथा उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था। देश अपने NDCs में निम्नलिखित के बारे में बताते हैं। तो पेरिस समझौता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में GHG उत्सर्जनों को कम करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई के बारे में और बढ़ते तापमान के प्रभावों के प्रति अनुकूल होने हेतु लचीलेपन का निर्माण करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई के बारे में NDCs के हर 5 वर्ष में UNFCCC सचिवालय में प्रस्तुत जमा की जाती है। NDCs पेरिस समझौता को रैचेटिंग मैकेनिज्म का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। इसके तहत पक्षकार देशों को प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को फिर से जांचना होता है। तो देख लेते हैं भारत के बारे में, भारत के NDCs के बारे में। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो भारत ने 2015 में UNFCCC को अपना पहला NDC प्रस्तुत किया था। भारत के अपडेटेड NDCs के बारे में, भारत ने अपडेटेड NDCs को भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताओं CBDRRC के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह 2021 से 2030 की अवधि के दौरान भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ाने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करता है। नए NDCs के तहत 2015 में NDCs के 3 मात्रात्मक लक्ष्यों में से निम्नलिखित 2 को अपडेट किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा 2 है? तो उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना और स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन को हितधारकों में वृद्धि करना। ग्लासगो में की गई पंचामृत प्रतिबद्धताओं में से निम्नलिखित 2 को आधिकारिक लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन सा? तो 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता हासिल करना और 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कम से कम 1 बिलियन टन के बराबर कमी करना। ग्लासगो में COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत की जलवायु प्रतिबद्धता पंचामृत। तो पंचामृत में क्या क्या था यह देख लेते हैं। बस 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना, मतलब निवल शून्य। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 50 गीगावाट करना। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। 2030 तक कुल अनुपातिक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो मात्रात्मक लक्ष्य कौन कौन सा है? तो बस 2030 के लिए लक्ष्य, उसकी पूर्ववर्ती NDC 2015 और अपडेटेड 2022 और इसकी प्रगति के बारे में देखेंगे। तो पहला है GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना। 2005 के स्तर की तुलना में बस 2030 तक 33 से 35% की कमी करना। 2005 के स्तर की तुलना में बस 2030 तक 45% की कमी करना, यह अपडेटेड में है। प्रगति क्या हुआ? तो 2005 के स्तर की तुलना में 28% की अनुमानित कमी हुई है। दूसरा है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना। यह लक्ष्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से
वित्त सहित कम ब्याज वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से पूरा किया जाएगा। इसका पहले लक्ष्य था 40%, फिर हुआ 50% और जून 2022 के अंत तक 41.5% की प्राप्ति हुई है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। तो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बरकरार पूर्ववर्ती एनडीसी के समान ही है नया वाला भी। फिर इसका गुणात्मक लक्ष्य क्या क्या है तो देख लेते हैं। पूर्ववर्ती एनडीसी 2015 और अपडेटेड एनडीसी 2005। तो चौथा है भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वस्थ व संधारणीय गैर तरीकों में आगे बढ़ना। अपडेटेड में क्या हो जाएगा तो भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वच्छ व संसाधरणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाना, साथ ही इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कुंजी के रूप में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नामक एक जन अभियान को भी शामिल किया गया है। पाँचवा है आर्थिक विकास के इस स्तर पर दूसरे देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग के विपरीत जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को अपनाना। पूर्ववर्ती एनडीसी के समान यह पहले वाला ही है। फिर छठा है जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूल क्षमता प्राप्त करना। ऐसे सुभेद क्षेत्रों में शामिल कौन कौन सा, तो कृषि क्षेत्र, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और स्वास्थ्य आदि। तो इसमें ही पूर्ववर्ती एनडीसी के समान ही है। सातवां हो जाएगा घरेलू पूंजी के साथ साथ विकसित देशों से नए एवं अतिरिक्त धनराशि जुटाना। इसमें फंड की कमी नहीं होगी और उपयुक्त समन व अनुकूल कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। तो इसका भी पूर्ववर्ती एनडीसी के समान हो जाएगा। नया लक्ष्य भारत में अत्यधिक जलवायु प्रौद्योगिकी को यथाशीघ्र अपनाने हेतु क्षमता का निर्माण करना। इसके अलावा ऐसे भावी प्रौद्योगिकियों हेतु संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए घरेलू फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का निर्माण करना। यही पूर्ववर्ती एनडीसी के समान ही होगा। अगला टॉपिक है अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। तो यह देख लेते हैं क्या है। यह सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्ष है टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडाप्टेशन फ्रेमवर्क पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, एक नज़र उस पर देख लेते हैं। तो 10 में से 8 से अधिक देशों यूएनएफसीसी के 84% पक्षकारों ने कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूल योजना दस्तावेज तैयार किया है। ध्यातव्य है कि विकसित देश ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हालांकि इस रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में संयुक्त अनुकूलन और शमन वित्त इस राशि से कम $17 बिलियन कम थी। ऐसी संभावना है कि विकासशील देश ने अनुकूलन वित्त अंतराल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर संबंधित सुर्खियाँ देख लेते क्या है। तो स्थानीय समुदाय के नेतृत्व में अनुकूलन लोकली लेड एडॉप्टेशन LLA के सिद्धांत क्या है, तो अनुकूलन पर वैश्विक आयोग ने स्थानीय नेतृत्व वाले अनुकूलन को मजबूत करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट तैयार किया है। 2018 में अनुकूलन पर वैश्विक आयोग की स्थापना नीदरलैंड और भारत सहित 22 अन्य संयोजक देशों कन्वर्जिंग कंट्रीज़ के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अनुकूलन की राजनीतिक दृश्यता को बढ़ाने और ठोस समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने अनुकूल में तेजी कर लाना है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में अनुकूलन के सिद्धांत का उद्देश्य अनुकूलन समुदाय एडॉप्टेशन कम्युनिटी का मार्गदर्शन करना है। अनुकूलन समुदाय का यह मार्गदर्शन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह समुदाय है कार्यक्रमों, वित्त पोषण और प्रचलित तौर तरीकों को अनुकूलन की ओर ले जाने का कार्य करता है। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्तमान समय में स्थानीय भागीदारों में अनुकूलन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। तो इसका उत्पत्ति हुआ था, यह जून 1972 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है।
इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणाम स्वरूप गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक पर्यावरण संबंधी एजेंडे को निर्धारित करना, सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक पक्ष समर्थक के रूप में कार्य करना। इसकी सदस्यता 198 देशों की है, जिसमें भारत भी एक देश है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के अंतर्गत कार्य करता है। इस एजेंडे का उद्देश्य हमारे समय के सबसे प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना है। संरचना क्या हो जाएगा? तो इसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी निर्देशन द्वारा की जाती है। UNEP अपनी 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करता है। यह बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते और अन्य संसाधनों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है और उन्हें प्रशासित करता है। UNEP द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट यह जारी करता है यह देखते हैं। तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक GEO रिपोर्ट, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और UNEP द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित। UNEP द्वारा प्रकाशित समझौते, तो यह देख लेते हैं कई समझौते इसने प्रशासित किया। तो पहला है वन जीवों एवं वनस्पतियों की संकटपन प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES 1973। दूसरा है वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS या बॉन कन्वेंशन 1979। तीसरा है ओजोन परत के संरक्षण एवं वियना कन्वेंशन 1985। चौथा है खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही के नियंत्रण और इसके निपटान पर बेसल कन्वेंशन 1989। पाँचवा है जैव विविधता कन्वेंशन CVD 1992। छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्ण सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉकस्टॉम कन्वेंशन 1998। सातवां है स्थानीय कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। और आठवां है पारा मरकरी पर मिनीमाता कन्वेंशन 2013। संबंधित सुर्खियाँ कौन कौन सा देख लेते तो UNEP द्वारा जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022। यह क्या है? तो यह एक वैश्विक रिपोर्ट है जो उत्सर्जन अंतराल का आकलन करती है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का 2.5 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन का क्रमशः 30% और 45% की कटौती की जानी चाहिए। भारत तीसरा सबसे बड़ा GHG उत्सर्जक है। हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। बॉटम 50% परिवार वैश्विक स्तर पर कुल GHG उत्सर्जन का 12% हेतु उत्तरदायी है, जबकि टॉप 1% परिवार कुल उत्सर्जन का 17% हेतु उत्तरदायी है। बॉटम 50% या किसी देश या क्षेत्र में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले 50% परिवार का संदर्भित करता है। यहाँ पे शब्दावली को जाने। उत्सर्जन अंतराल क्या है? तो यह GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं और इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने के लिए आवश्यक अनुमानित कटौती के बीच का अंतर है। अगला हेडिंग होगा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर यह पसंद आ रहा होगा और आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे मैं लास्ट में यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, जिससे आपको एग्जाम में और अधिक लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।